जय हिंद। तो मिशन सक्सेस है में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। यह घटना चक्र का बुक है और इसमें फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में आज भारत का इतिहास यानी आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आधुनिक भारत का इतिहास से सभी क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देखते चलिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बीपीएससी से संबंधित है। और बीपीएससी से यह जो पूर्वालोकन का जो होता है बुक घटना चक्र का, यह बिहार दरोगा और बीएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको एक बार देखेंगे अच्छे से। और आप लोग को यह वीडियो जो है 10 बजे अपलोड किया जाता है, सुबह 10 बजे यह वीडियो अपलोड किया जाएगा। और एक वीडियो आप लोग का इसी बुक का साइंस का होगा जो कि 8 बजे, सुबह 8 बजे अपलोड किया जाता है। तो आप लोग प्रतिदिन वीडियो को यह देखिए और डेली यह अपलोड किया जाएगा। तो इस वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास है। इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर वीडियो सभी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखते हैं कि क्या प्रभाव रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन से कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन आपको एक है, यानी बिहार से प्राप्त होता था। उस समय जब यूरोपीय लोग यहाँ से सोडा और अफीम ले जाते थे बिहार से। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर में है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो यह बिहार था। ठीक है, बिहार था। अफीम और सोरा के लिए यह महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था उस समय। चलिए आगे 3 और प्रश्न देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त जो था यह जमींदारों के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था, यह जमींदारों के साथ किया गया था। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। 1793 में, कब, 1793 ईस्वी में कर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसके क्या कहा जाता है, इस्तमरारी, इस्तमरारी, जमींदारी, मालगुजारी एवं यह विश्वेदारी आदि विभिन्न विभिन्न नाम से भी यानी जाना जाता था। भिन्न भिन्न नाम से भी यह जाना जाता था। तो यह सभी नाम था इसका उस समय। ठीक है, तो यह आगे देख लेते हैं कि यह व्यवस्था बंगाल में, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में यह लागू था। क्या, तो यह अस्थाई बंदोबस्त है। आगे देख लेते हैं। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19%, कितना, लगभग 19% हिस्से पर यह शामिल किया गया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार के एक नए वर्ग को भूस्वामी को घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगभग 10/11 भाग कंपनी को देना होता था तथा 1/11 भाग अपने सेवाओं के लिए अपने पास रखता था। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न है और 4 नंबर प्रश्न में यहाँ पे है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो बिहार में परमानेंट जो सेटलमेंट लागू हुआ था, इसका कारण था कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, इसीलिए यह लागू किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में यानी 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुआ। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदार के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। चलिए आगे इसी को देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। देखिए रैयतवाड़ी जो लागू किया गया था यह मद्रास क्षेत्र में लागू किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसको आगे देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, देखिए अलेक्जेंडर रीड के द्वारा यह जो रैयतवाड़ी लगाया गया था 1792 ईस्वी में,
तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में यानी बारामहल क्षेत्र में लागू की गई थी और इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। थॉमस मुनरो का संबंध जो है किससे है, तो थॉमस मुनरो का जो संबंध हो जाएगा यह रैयतवाड़ी व्यवस्था से, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से हो जाएगा। तो इसका जो है रैयतवाड़ी के लिए कर्नल रीड हो जाएंगे, ठीक है, अलेक्जेंडर रीड और एक थॉमस मुनरो, यह दोनों मिल करके ही रैयतवाड़ी व्यवस्था को इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि 1809 में थॉमस मुनरो ने इसे कुछ क्षेत्रों में लागू किया और 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे मद्रास में भी लागू कर दिया। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो यह हो जाएगा आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था में, ठीक है, यह रैयतवाड़ी व्यवस्था में होगा। इसका देख लेते हैं कि रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखते हैं 7 नंबर में है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने आरंभ किया। मद्रास में किसने आरंभ किया था, तो यह किया था थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है, थॉमस मुनरो जो था यह मद्रास क्षेत्र में लागू किया गया था इसके द्वारा। आगे देखते हैं ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में मुख्यतः प्रचलित था और मद्रास में इस पद्धति को थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न है और 8 में है, कह रहा है यह रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। देखिए किस अधिनियम द्वारा, तो यह 1885 के अधिनियम द्वारा किया गया था। चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा विशेष में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया और जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए गए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी किया, ठीक है, किराए में बढ़ोतरी की और यह समय किसानों के विद्रोह का था और इसी बीच में बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। तो यह जो है आपको यह किराएदारी जो लागू किया गया था यह 1885 में। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 9 नंबर में है कि जमींदार द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे किस नाम जाना जाता है, यहाँ पे हो जाएगा कि वेथी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, जमींदार द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर जो था यह वेथी के नाम से जाना जाता था। आगे इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखिए कि जमींदार द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को बेथी कहा जाता था। लोगों ने बिना मजदूर के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती थी उस समय, अर्थात यह एक प्रकार का अनैतिक जबरन श्रम होता था। अभी भी ऐसा होता है कहीं कहीं। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन न के बराबर इस समय भी है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। देखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाए। जैसे कि क्या है कि ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन था, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार था, रेलवे के गारंटीड ब्याज था, ठीक है, ब्याज था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार तथा रेलवे निवेशकों को गारंटीड ब्याज ये सभी शामिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि बम्बई योजना में
प्रस्ताव था। तो बम्बई योजना में क्या प्रस्ताव था? ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। बम्बई योजना में क्या व्यवस्था थी? तो बम्बई योजना जो था यह 1944-45 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी और इस योजना के तहत भारत के इन आयात आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही इनमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं पर परित्याग भी परिलक्षित होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये इसका सही है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की 1920 में जो स्थापना हुआ था यह किया था एस एन हल्दर के द्वारा, ठीक है। एस एन हल्दर के द्वारा किया गया था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में एम.एन. हल्दर ने की थी और यह जमशेदपुर में स्थापित टाटा स्टील यानी टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो था यह 1900 में पारित किया गया था, 1900 में पारित हुआ था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो किस दल के टिकट लिए थे या किस दल के से टिकट लेकर के चुनाव लड़े थे? तो इसका सही हो जाएगा कि उदारवादी दल से, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं विस्तार पूर्वक यहाँ कि दादा भाई नौरोजी ने 1825 से 1917 देखिए दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था और 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन बहिर्गमन अथवा धन के निष्कासन सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन भी किया था दादा भाई नौरोजी। अब देखिए यहाँ पे ऐसा यह टॉपिक है 1857 की क्रांति। यहाँ से हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आते ही रहता है, तो इसको एक बार अच्छे से देखते चलेंगे, सभी क्वेश्चन को देख लेंगे 1857 का। यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। चलिए आगे यहाँ पे एक नंबर देखते हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया? देखिए यह शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में इसको शामिल किया गया था। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया और इस राइफल में दमदम, अम्बाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का आगे आप देखते हैं कारतूसों का प्रयोग किया जाना था जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटकर पकड़ता था और काटना पड़ता था, ठीक है, काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गया कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के लिए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उसके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयास किया है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया था, ठीक है।
अधिकारी को वहाँ जांच करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर जांच न किया और तुरंत इसको खंडन कर दिया कि इसमें उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी में वहाँ पे धर्म हस्तक्षेप होने की शंका से यह क्रांति उत्पन्न हो गया। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुआ था। तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरठ से आरंभ हुआ था। यहाँ देखिए कि 1857 की क्रांति का आरंभ जो है 10 मई मेरठ मेरठ 10 मई को मेरठ से हुआ था और यहाँ की तीसरी तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बित युक्त कारतूसों को छूने से भी इनकार कर दिया, खुलेआम बगावत हो गया था। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ आगे है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम हुआ, सबसे पहले मेरठ में हुआ था और यह जानते हैं कि 10 मई 1857 को यह मेरठ से स्टार्ट हो गया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ। देखिए यह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, मेरठ से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 की क्रांति हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था। ठीक है, तो कैनिंग कैसे याद रखिएगा। देखिए जब चर्बी युक्त गाय की चर्बी युक्त था और सुअर की चर्बी से बना हुआ था तो कैनिंग। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हैं, इसको समझ लीजिए। ठीक है, जब वो उस तरह का यूज करेगा तो क्या होगा, यानी उल्टी जिसको कै कहता है आदमी तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करना है, कैनिंग था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 तक था और लॉर्ड कैनिंग भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। देखिए यह अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इसमें से देखते हैं कि कौन ऐसी थी जो विद्रोही नहीं बनाने का कारण था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है कि अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, अक्षमता जो था यह हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो यहाँ देखिए अधिकारियों की अक्षमता था। ठीक है, अक्षमता। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि ईसाई धर्म, देखिए ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास था कि जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक आदि भत्तों को रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बना और जिसकी परिणति जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई। ध्यान तब है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं थी, यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के अवश्य इसे भड़काया था। ठीक है, तो यहाँ पे यह भड़का था, क्यों भड़का था कि यह जो फैलाया गया था अफवाह या सही बात था कि चर्बी युक्त कारतूस था। आगे यहाँ पर देखते हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो बिहार में किसने किया था, तब कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्राकृतिक ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था और इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। ठीक है, और उन्हें शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट किया और अपनी सरकार स्थापित भी किया था। और आगे देखिए वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहेब की मदद हेतु कल्पी की ओर आगे भी बढ़े थे और वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए थे, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया था और अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया और इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और 26 अप्रैल 1800
26 अप्रैल 1858 को उसकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 9 नंबर में है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे यहाँ देखते हैं बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे कुंवर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ में बढ़ा था यह बेगम ऑफ अवध, यानी बेगम हजरत महल थी, ठीक है, बेगम ऑफ अवध यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का प्रारंभ जो 30 मई 1857 को हुआ था और विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल यानी बेगम ऑफ अवध ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे? जगदीशपुर से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ है 14 का कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो यह कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पे आरा सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिक ने 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया और 26 जुलाई को सैनिक आरा पहुंचे जहां कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व स्वीकार किया और इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे सही हो जाएगा कुंवर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे थे, कुंवर सिंह राजा थे तो यह जगदीशपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इसमें से किसने भाग लिया था? तो इसमें से ई हो जाएगा, ठीक है। देखिए नाना साहब भी लिए थे, बेगम हजरत महल भी लिया था और यहाँ मौलवी अहमदुल्ला भी लिया था। ये सभी इसमें भाग लिया था। तो इस सभी को हम लोग देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। यहाँ विस्तार पूर्वक यहाँ देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा धार्मिक कारण के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। लखनऊ में इसका विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ था और यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। कानपुर में किया गया था नाना साहब के द्वारा। फैजाबाद में किया गया था मौलवी अब्दुल्ला शाह के द्वारा। जबकि बहादुर जफर जो था, बहादुर जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। देखिए बेगम यह जीनत महल थी, यह बहादुर शाह की पत्नी थी और इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि यह सामने होकर के नहीं आई थी, यह अंदर अंदर सपोर्ट कर रही थी। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का सभी उत्तर सही होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ठीक है, तो इसमें किसने बगावत नहीं किया था? तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा कि हैदराबाद का निजाम ने, हैदराबाद के निजाम जो था यह नहीं किया था। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि उपरोक्त विकल्प में से हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। विजयनगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासक के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलिगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, यहाँ पे है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो कुंवर सिंह ही हो जाएंगे। ठीक है, कुंवर सिंह। तो यहाँ पे देखिए राजपूत कुंवर सिंह, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20
जनवरी 1857 का केंद्र था। तो यह कहाँ केंद्र था? तो यह जगदीशपुर केंद्र बना हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 22 का है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन था, यह ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्लाह शाह था यह सबसे कट्टर, यह थे अंग्रेजों का। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया और ये अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे और यह मूलतः तमिलनाडु के आर्कट या अर्काट अर्काट के रहने वाले थे और पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे और उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान किया और करते भी थे। और यहाँ पे कहे थे कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों के परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है और इसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 23 नंबर में है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह गालिब जो था यह आंखों से अपने देखा था 1857 की क्रांति को। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 24वां प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो किसका नाम हो जाएगा? तो तात्या टोपे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। चलिए इसी को समझते हैं आगे बढ़े। तात्या टोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है और ये 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे और इनका जन्म देखिए जन्म जो था ये ओला गांव में हुआ था जहां वे पेशवा दत्तक पुत्र नाना यानी धोंधो पंत और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए और 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उसके पिता के पेशवे से वंचित कर दिया और उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों के अपना शत्रु मान चुके थे और दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। और आगे यहाँ पर देखते हैं कि तात्या टोपे स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गया और सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दिया गया। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि रानी यहाँ पे है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए सॉरी कहाँ हुआ था। ठीक है, तो यह कहाँ हुआ था? तो यह हो जाएगा ग्वालियर, सही हो जाएगा इसका, ग्वालियर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है और महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। जन्म अगर पूछे तो वाराणसी में, लेकिन अगर समाधि पूछे तो समाधि कहाँ हो जाएगा? यह ग्वालियर में होगा। और इसके बचपन का नाम क्या था? तो मन्नू था या छबीली भी कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर में है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार का कौन ऐसा भाग था जो प्रभावित नहीं हुआ था? ठीक है, अप्रभावित रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, केवल जो है यहाँ पे आपको मुंगेर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि अप्रभावित रहा था जो मुंगेर, इसमें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुंगेर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। पहले इसका डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा वर्तमान भोजपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता थे ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोह का काम कर रहे थे उन्हें विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया और मुंगेर 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाए कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो कुंवर सिंह के विरुद्ध जो भेजा गया था इसमें से कौन हो जाएगा? तो
इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए इसका देख लेते हैं डिटेल्स कि इसमें से आखिर था कौन। तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा, यहाँ 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने विंसेंट आयर और कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। किसको भेजा था? तब विंसेंट आयर को भेजा था। 1857 में जगदीशपुर यानी बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। आगे है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो यह बढ़ा था बेगम ऑफ अवध के यानी बेगम हजरत महल के नेतृत्व में बढ़ा था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? असफल होने का कारण क्या था? तो यह कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इसकी कोई सामान्य योजना नहीं था कि क्या करना था, और इसका कोई जो है संगठन साथ नहीं दिया था, ठीक है, यही कारण था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल्स इसका फुल। यहाँ पे है कि 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण कि किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में ही नहीं आई। यानी 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता को दिखाई और सरकार का विनाश करने पर ये तुले हुए थे, प्रतीत ऐसे होता है, ठीक है। ये सभी बात था, कोई खास इसमें उस समय नहीं पता चला कि क्या इसका मकसद है, ठीक है, और कोई साथ भी नहीं दिया था उस समय। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? देखिए महारानी विक्टोरिया जी थो यह मैंने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन लेने का काम यह जो किया गया था, यह 1 नवंबर 1800 यहाँ पे 58 को यह काम हुआ था कि ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले लिया गया था, ठीक है, भारतीय प्रशासन को। चलिए आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की, और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, और एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो यह हुआ था 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पे है 36वां प्रश्न हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। देखिए जब ब्रिटिश विद्रोह जब हुआ था, यह 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को कहाँ से लेना प्रारंभ किया? तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा, गोरखा को लिया, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से यह सभी को सिलेक्ट करता था, ठीक है। बाकी आगे यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से लिया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी, और ब्रिटिश विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यानी यूपी प्रांत के थे। कितना था? 60% थे, और विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी, और इस कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित थी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो किसने कहा था षड्यंत्र? यहाँ पे देखिए कि सर जेम्स आउट्रम एवं टेलर के द्वारा यह बात कहा जाता है कि यह एक षड्यंत्र है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था, जिसमें हिंदू
हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और शीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था और सर जॉन शीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रही है और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसकी सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था, यह कहा गया था। आगे यहाँ पर देखें तो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था, आपको यहाँ पे हो जाएगा बी.डी. सावरकर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी.डी. सावरकर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आगे इसी बारे में देखते हैं कि बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 में विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? देखिए किसके द्वारा यह वर्णित किया गया था? तो यह बी.डी. सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 40वां प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौजी के नव संगठन से संबंधित था? तो यह देखिए पील आयोग था। ठीक है, पील आयोग हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया, जिसमें सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, वह अब 65,000 कर दिया गया तथा भारतीय सैनिक की संख्या जो यहाँ पे देखिए 2,38,000 से घटा करके 1,40,000 से घटाकर यानी कितना था, हाँ यहाँ 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिया गया। और बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा मुंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। 41 नंबर है कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो यह कहा गया था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह के द्वारा यह बात कहा गया था। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो यह बात कहा गया था डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा। ठीक है, एस.एन. सेन इसका सही आंसर हो जाएगा। यह देखिए कि ये डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। अब यहाँ देखते हैं कि अन्य जन आंदोलन है। ठीक है, अन्य जो जन आंदोलन हुआ था यहाँ पे वह देखेंगे। तो यहाँ पे है देखिए कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जो है, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दीनबंधु मित्र। यानी नील दर्पण का जो है, ये कहा जाता है कि नील दर्पण नाटक का प्रस्तुत किसने किया था या यह जो है लिखा था? तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा। और फ्रेंड्स यह जो आपको अब यहाँ चलेगा, यह आपको जन आंदोलन चलेगा। ठीक है, आगे का जो चैप्टर स्टार्ट होगा यह जन आंदोलन संबंधित होगा। तो आप लोग को यहाँ पे यह समाप्त हुआ और नेक्स्ट आप लोग को जल्द ही अपलोड किया जाएगा। और यह वीडियो आप लोग को 10 बजे सुबह अपलोड किया जाता है और एक 8 बजे सुबह आप लोग को अपलोड किया जाता है, जो कि साइंस का होता है। और यह आपको हो जाएगा इतिहास का, और यह जो समाप्त होने के बाद क्या स्टार्ट होगा? तो भूगोल स्टार्ट हो जाएगा।